हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस टीजीटी का इंग्लिश लिटरेचर का एक टेस्ट पेपर बनाया है मैंने। और जी हाँ जी, लिटरली मैंने इसको बनाया है। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस जो है, अब अगर आपको इतनी दूर से दिखेगा तो नहीं, मगर फिर भी मैं दिखा रही हूँ। मैंने पहले हाथ से सारे क्वेश्चंस लिखे हैं और फिर उसके बाद इन्हें टाइप करवाया है। ये किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, ये मैंने 6-7 की क्लास के जो टेक्स्ट वगैरह हैं उनको मैंने रैंडमली कुछ टेक्स्ट जो हैं वो सिलेक्ट करे और उनके राइटर्स के बारे में क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस मैंने बनाने की कोशिश जो है वो करी है। तो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये रैंडमली मैंने जो है वो स्टार्ट करा है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। देखिए, केवीएस टेस्ट सीरीज टेस्ट 7, whose pen name is E.A. Shaw, whose pen name is E.A. Shaw। ये 6 क्लास में एक पोएम है जिसका नाम है ब्यूटी, और वो जो पोएम है वो E.A. शोर ने लिखी है। और शी वॉज अ नेटिव अमेरिकन राइटर। नेटिव अमेरिकन राइटर जिसे कहते हैं एब्रोजिनल्स को कहा जाता है या रेड इंडियंस को कहा जाता है, हु वर द नेटिव्स ऑफ अमेरिका। तो ये उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ये दिस इज द पोएम इन 6 क्लास, दैट्स ब्यूटी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ब्यूटी लाइज इन एवरीथिंग ऑफ द ब्यूटी लाइज इन एवरीथिंग। तो हर चीज़ में है, जो हवा में, फूलों में, हर चीज़ में जो है वो ब्यूटी है। तो उनका ये जो ये शोर जो है वो कहते हैं, ये उनका पेन नेम है। तो उनका रियल नाम क्या था? तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर going to be asked in the examination. तो E.A. Shore is the pen name of लुई अबेता। लुई अबीता का ये पेन नेम है। तो कैसे आपको ये क्वेश्चंस जो है लगे ये ज़रूर बताइएगा। लुई अबेता, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ लेकिन उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं बढ़ रहे। इसका एक रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि जो भी मतलब ऐसे चैनल जिन पे कंटेंट कुछ हो या ना हो मगर कुछ सेंसेशनल चीज़ें होती हैं या कुछ चीप गिमिक्स होती हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा जो है वो बढ़ती है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ मगर कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है। और मैं जो वाकई में मेहनत करने वाले होते हैं उनके सब्सक्राइबर्स धीमे धीमे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो मुट्ठी भर होती है और बाकी को पसंद करने वाले लोग लाखों में जो है वो होते हैं। तो कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स इतनी तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ते। वैसे तो मैं कहती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कहती नहीं हूँ तो लोग करते भी नहीं हैं, इतना सब्सक्राइब करते भी नहीं हैं। तो भाई ऐसा है, इफ़ यू लाइक दिस और आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो कम से कम एक बात है, और कुछ नहीं तो सब कम से कम सब्सक्राइबर्स तो बढ़ने ही चाहिए ना मेरे भी। तो ये चीज़ जो है वो मेरे को कभी कभी मेरे को ऐसा ख्याल जो है वो आता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स भी जो है कभी तो जो है 1 लाख का आंकड़ा पार करें। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स भी 1 लाख का, भी तो 50,000 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है, तो कब वो दिन आएगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी इतने होंगे। चलिए खैर, ये तो हो गई बात। अब मतलब कभी कभी दिल में ख्याल आ जाता है, तो क्या करें, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ ना। तो हुज पेन नेम इज E.A. शोर, ये मैंने आपको बता दिया। E.A. शोर वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम, इनको एक और नाम से भी पुकारा जाता था, ब्लू वंडर, ब्लू लैस, ब्लू कॉर्न। तो इनका एक और जो है ये एक और नाम से पुकारी जाती थी अपने लिटरेरी सर्कल में, और वो नाम था दैट वॉज ब्लू कॉर्न। वो नाम था ब्लू कॉर्न। Now the next is, who is the writer of the work I am a Pueblo Indian girl। ये who is the writer, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है। अब कोई भी राइटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उसका बहुत ही फेमस वर्क कौन सा है। तो इनका ये बहुत ही फेमस वर्क है आई एम अ प्यूब्लो इंडियन गर्ल, और ये किसका है? दैट्स श्योर का। तो ये है E.A. शो का। Now the next question is, which figure of speech do you find in the line wind sighing, rain falling? तो wind sigh कर रहा है। sigh वैसे तो ये personification या pathetic fallacy का भी एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है, लेकिन wind sigh
साय की आवाज, रेन के पैटरिंग की आवाज, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट्स ओनोमोटोपिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज हु कंपोज द पोएम ब्यूटी. ये क्वेश्चन एक साधारण सा क्वेश्चन है, 6th स्टैंडर्ड में ये पोएम दी हुई है. हु कंपोज द पोएम ब्यूटी? दैट इज E.A. Shore. दैट्स E.A. Shore. तो आगे बढ़ते हैं. हु इज द राइटर ऑफ द फेरी टेल कलेक्शन 35 स्टोरीज फ्रॉम द वंडरलोर ऑफ जापान? विलियम इलियट ग्रिफिथ्स, विलियम डगलस, सल्मा लेग्रॉफ. एक आ गया ये कोई. अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इन्होंने जो वर्क लिखा है, ये वर्क जो है ये है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये वर्क है विलियम एलियट ग्रिफिथ्स का, जो कि 7th क्लास में शायद ये है वर्क, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. जो ये विलियम इलियट ग्रिफिथ्स थे, ये इनको 2 जब अवार्ड्स भी मिले हैं, क्योंकि इन्होंने ना जापानीज कल्चर के बारे में बहुत कुछ लिखा है. ही हैज़ रिटन सो मेनी थिंग्स अबाउट जापानीज कल्चर. तो इनका ये कलेक्शन था जो इन्होंने फेरी टेल्स लिखी थी, 35 कलेक्शंस फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम द फोकलोर ऑफ जापान. तो इन्होंने जापानीज कल्चर के बारे में बहुत लिखा. इनका बहुत मोस्ट वर्क जो है अधिकतर उसमें जापानीज कल्चर के बारे में बताया गया है. तो 35 स्टोरीज फ्रॉम द वंडरलोर ऑफ जापान जो है, ये वर्क किसका? बहुत ही फेमस वर्क है. किसका? विलियम इलियट ग्रिफिथ्स का. आप चाहें तो इनको आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि क्या ये वर्क फेमस है या नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी इनकी बायोग्राफी पढ़ के ये क्वेश्चंस जो है निकाले. मैंने ऐसे सोच के निकाले हैं कि अगर एक टीचर 6th-7th क्लास के क्वेश्चंस पूछना चाहे तो उसको ग्रेजुएट लेवल पर कैसे बनाएगा. तो ये लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं और कुछ कोहेसिव डिवाइसेस पे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. फिर है हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ये जो चैप्टर है बहुत ही खूबसूरत सी, ये एक जैसे फोकलोर कहते हैं कि वो है, जिसमें एक ओल्ड कपल है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं. उन्होंने एक कुत्ता जो है वो पाला हुआ है, और वो जो है कुत्ता जो है वो एक दिन अपने मालिक को लेकर जाता है और एक पेड़ के पास जो है वो खुरचना शुरू कर देता है. जैसे ही वो उसको उसमें उसका मालिक जो है उस पेड़ को खोदता है, तो उसकी जड़ खोदता है, तो उसमें से गोल्ड निकलता है. तो वो कपल बहुत अमीर हो जाता है. उनके पड़ोस में ही एक और कपल जो है वो रहता है, जो कि बहुत ही विकेड और बहुत ही मर्सलेस कपल है जानवरों के प्रति. जब उन्हें ये पता चलता है कि ये इस तरीके से इनके डॉग ने बताया है, तो वो भी उस डॉग को अपने गार्डन में लेकर आते हैं और वो उसको कंपेल करते हैं कि उनको भी सोने का पता बताए. वो जाकर उस एक दिन पाइन ट्री के पास जाके करता है और खुरचता है, मगर उसके नीचे से एक किटन की बॉडी निकलती है. जब वो खोदते हैं तो वो उसको उसी में दफना देते हैं, मार देते हैं उसको, डॉग को, और उसी में दफना देते हैं. जब वो डॉग जो है, जब वो नेबर को पता चलता है, वो बहुत दुखी होता है अपने कुत्ते के मर जाने पर. और वो जो है जब उसके सपने में वो कुत्ता आता है और उसे कहता है कि वो जो पाइन ट्री है जहाँ उसकी बॉडी दफनाई गई है, उसे काट कर उसका जो है वो ओखली और उसको जो है वो ओखली और उसका जो डंडा होता है वो बना ले. अब वो जो है जब उसे बना लेता है और वो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए जैसे ही उसकी वाइफ कूटती है, तो उसमें से गोल्ड कॉइन्स जो है निकलने शुरू हो जाते हैं. अब ये वो विकेट कपल देख रहा होता है, तो वो भी मांग कर ले जाते हैं, मगर जैसे ही वो करते हैं, वॉर्म्स जो हैं वो सारे निकलने लगते हैं. तो वो जो है उससे कहता है कि वो उसको जला देता है. अब वो डॉग फिर सपने में आके कहता है कि तुम जो एशेज़ है वो ले आओ. अब वो जब एशेज़ लेने जाता है तो वो पहले तो उसे बहुत कर्ज करता है विकेट कपल, मगर वो उसको एशेज़ दे देता है. अब वो एशेज़ को जैसे ही वो उस एशेज़ को मुरझाए हुए पेड़ों पे डालता है, तो मुरझाए हुए पेड़ जो हैं वो बहुत जो है खिल जाते हैं. उसमें एक चेरी के पेड़ पर डालता है. अब एक जापान के जो राजा हैं वो जा रहे होते हैं, उनका जहाँ पर उनकी जो प्रोसेशन निकलना होता है, वहाँ पर वो जो अच्छा वाला का वो जो बूढ़ा आदमी है, वो एक पेड़ पर वो राख डालता है और वो जो है पेड़ खिल जाता है. तो राजा उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है.
अब इस चीज़ को देखकर जो वो विकेड कपल है उसमें से भी जो विकेड ओल्ड मैन है वो भी यही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उस राख से कुछ नहीं होता, बल्कि वो राख जो है वो राजा की आंखों में चली जाती है। तो वो जो है उसको जो है सपेड़ से उतार के उस विकेट व्यक्ति को मार देता है, और उस जो दूसरा कपल है वो प्रॉस्परस जो है वो हो जाता है। तो ये कहानी थी, ये बिल्कुल जैसे एक शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है, और जैसे हम लोग अपने त्योहारों वगैरह पे जो कहानियाँ जो चलती हैं वो उसी तरीके, जैसे होई माता की और उसके जो कहानियाँ होती हैं वो इसी तरीके की कुछ ये कहानी है। तो ये जो एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये किसने लिखी है? विलियम इलियट ग्रिफिथ्स ने। और वेयर डिड द ओल्ड कपल लिव, तो मैंने आपको बताया था ये जापानीज फोकलोर के बारे में, जापानीज कल्चर के बारे में इनका लिटरेचर जो है वो भरा हुआ है। तो डैम्योज इन जापान। और what is the story, the ashes that made the trees bloom about? An honest and hardworking couple, an honest person and his dog, a clever thief and his dog, a quarrelsome couple and their greed. ये जैसे अभी आपको स्टोरी मैंने समझाई, an honest and hardworking couple, वैसे इसमें अगर इसका डॉग भी आ जाता तो कपल और उसके बारे में है तो इसीलिए, वरना तो मुझे बी भी ठीक लग रहा था। How did the dog convince the old man for digging the earth? Putting his paw against his ये इसको ये ठीक कर दो, ये ब्लड हो गया सारा। Putting his paws against his legs, motioning with his head, began stretching all of these. ये सारा ही वो डॉग जो है वो करता है। तो that is all of these. How were the old couple's neighbors? Old couple के neighbors कैसे थे? Insensitive and cruel, wicked by nature, always kicked and scolded all dogs, all of these. सारी ही जो है ये बुरी क्वालिटीज उनके अंदर थी। तो all of these. What the dog said to old man in his dreams? Cut down the apple tree, cut down the pine tree, cut down the mango tree, none of these. तो डॉग कहता है cut down the pine tree. बच्चों वाली कहानी है ही बच्चों की बुक की बच्चों वाली कहानी है। अब इसके बाद नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एडवर्ड लियर पॉपुलराइज्ड अ फॉर्म दैट इज, एक बहुत ही फेमस पोएम है द डक एंड द कंगारू। एडवर्ड लियर एक इंग्लिश राइटर थे और उन्होंने एक फॉर्म पॉपुलराइज करी थी। वो ह्यूमरस वर्सेस लिखा करते थे, लिमरिक, जिसे हिंदी में छंद भी जो है वो कहा जाता है। तो उनके लिमरिक्स हुआ करते थे 5 लाइन्स की, एक हास्य मतलब एक भोंडे हास्य वाली जो है वो पोएम हुआ करती थी। तो एडवर्ड लियर की ही पोएम है दैट इज द डक एंड द कंगारू। और डक एंड द कंगारू के जो राइटर जो पोएट है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो एडवर्ड लियर वॉज फेमस फॉर लिमरिक। उन्होंने एक पॉपुलराइज करी थी, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने इन्वेंट करी थी, बट ही पॉपुलराइज्ड अ फॉर्म एंड दैट इज लिमरिक। 5 लाइन की पोएम होती है। लिमरिक विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड लियर इज अ पोएम ऑफ 5 लाइन्स। 5 लाइन की पोएम जो है ये होती है, जैसे हाइकू टेंका वगैरह होती हैं उसी तरीके से ये 5 लाइन की पोएम होती है। हु कंपोज द पोएम द डक एंड द कंगारू? तो डक एंड द कंगारू जो पोएम है वो एडवर्ड लियर के द्वारा कंपोज की गई है। What is the central theme of the poem The Duck and the Kangaroo? Duck and the Kangaroo जो पोएम है उसमें डक और कंगारू, डक जो है वो कंगारू से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो ऊब गई है अपनी लाइफ से, तो वो चाहती है कि कंगारू उसे अपने कंधों पे बिठाकर प्लेन और हिल्स पे जो है वो लेके चले। मगर कंगारू से कहता है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत गीले रहते हैं, तो हाउ वुड आई बी एबल टू लिफ्ट यू अप एंड मेक यू जो है मेक यू रोम around the world. So she says ki I'll wear socks and I'll will not bother you at all. I'll
try to I'll smoke a cigar and I'll cover myself in a cloak, and she gives so many reasons. She tries to convince wholeheartedly the kangaroo so that he may carry her onto his shoulders. तो ये जो है ये कहते हैं कि you can convince anyone if you are polite you can convince anyone. तो we can solve any difficulty by working hard and being polite. तो ये ही है सेंट्रल थीम. एडवर्ड लियर की छोटी सी प्यारी सी पोएम है. इसमें कंगारू जो है उसे कहता है कि अगर तुम मेरे कंधों पे बैठी तो मुझे रूमेटिक डिजीज़ जो है वो हो जाएगी. तो ये एक हड्डियों से संबंधित बीमारी जो है वो हो जाती है जिसमें कंधे जो है जिसे गठिया कहा जाना चाहिए. तो व्हाट डज रूमेटिक मीन? रूमेटिक इसमें वर्ड दिया हुआ है. तो रूमेटिज्म डिजीज़ को कहा जाता है रूमेटिक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ पैक्ट विद द सन? अ पैक्ट विद द सन, ये जो स्टोरी है ये जवाहरलाल नेहरू, मुल्कराज आनंद या डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से किसने लिखी है? अ पैक्ट विद द सन, ये जो कहानी है ये सईदा की और उसके मदर की कहानी है, जिसमें सईदा की मदर बहुत बीमार हो जाती है. तो डॉक्टर जो है कहता है कि अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स वो ठीक हो सकती हैं. ये भी पैक्ट विद द सन जो है ये भी 6th क्लास की ही है. तो उसमें 6 या 7 के, अब मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं क्लास गलत बोल दूँ तो पैक्ट विद द, उसमें सईदा की स्टोरी है. उसकी मदर बीमार हो जाती है तो वो कहती है कि उसके डॉक्टर कहते हैं कि नेचर जो है उसका बहुत ही हीलिंग जो है वो प्रभाव होता है. तो शी वुड रिकवर इफ़ शी सिट्स फॉर अ वाइल अंडर द सन. So it happens that for a few days the sun doesn't it was a foggy mornings and there were foggy mornings and the sun was not coming out. So the little girl requests the sun to show himself, and the sun rays promise to Saida that they will come out and they'll try to heal her mother. And it happens that the next day sun comes with all its rays and eventually Saida's mother gets good health. तो ये पैक्ट विद द सन जो स्टोरी है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है. पैक्ट विद द सन, इसके बारे में मैं आप लोगों को और चीज़ बता दूं बाकी इसका बताते हुए. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है. ये देखिए कोई बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हो गया एक सिंपल सा. इन विच स्टोरी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर ऑफ द डॉक्टर टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक मेडिसिन. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो कहानियाँ लिखी हैं उन्हें बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था और ये उनकी ही जो रिश्तेदार थी उन्होंने ही ट्रांसलेट करा था. और एक स्टोरी है उसमें जो ये स्टोरी कलेक्शन, ये सारी उन्हीं की कलेक्शंस हैं. ब्लोइंग हॉट, ब्लोइंग कोल्ड, अ फ्लावर सॉन्ग, सईदा की अम्मा. तो सईदा की अम्मा ये हिंदी में लिखी हुई कहानी है और ये इसको में उन्होंने एक कैरेक्टर जो है डॉक्टर का लिया है जो साइंटिफिक मेडिसिन की इम्पोर्टेंस जो है वो बताता है. Who translated सईदा की अम्मा into English? सईदा की अम्मा को जो ट्रांसलेट करा है वो समीना मिश्रा के द्वारा 2004 में ट्रांसलेट किया गया था. शी वॉज द रिलेटिव ऑफ जाकिर हुसैन. तो समीना मिश्रा के द्वारा ट्रांसलेट करा गया था. द स्टोरी अ पैक्ट विद द सन इज अ स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्टोरी. पैक्ट विद द सन में भी ऐसा ही लगता है कि जैसे पैक्ट विद द सन सईदा की अम्मा जो है स्टोरी का इंग्लिश रूपांतरण है. नहीं, ये जो है द स्टोरी पैक्ट विद द सन इज अ स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्टोरी सनशाइन फॉर अम्मा. जो सईदा की अम्मा जो है, सईदा की अम्मा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था सनशाइन फॉर अम्मा, और पैक्ट विद द सन स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन है सनशाइन फॉर अम्मा का. तो दैट इज सनशाइन फॉर अम्मा. Now the next question is, who is the author of the collection Girls Are Silly?
तो गर्ल्स आर सिली जो कलेक्शन है वो लिखा है, ये बहुत ही फेमस एक राइटर हैं जिनका नाम है ऑग्डन नैश, जो कि जाने जाते हैं अपने लाइट वर्सेस के लिए। ऑग्डन नैश के द्वारा, ऑग्डन नैश जिन्होंने बेसिकली वो बहुत ही ह्यूमरस एंड लाइट वर्सेस जो है वो लिखा करते थे, और उन्हीं की ये एक जो है कलेक्शन है, ये बुक है गर्ल्स आर सिली। तो ये है ऑग्डन नैश के द्वारा लिखा गया, ये उनका फेमस कलेक्शन है गर्ल्स आर सिली। ऑग्डन नैश किस प्रकार की पोएम्स लिखने के लिए जाने जाते हैं? तो ऑग्डन नैश इज नोन फॉर ह्यूमरस वर्सेस। ऑग्डन नैश, अब आप सोच रहे होंगे ऑग्डन नैश द टेल ऑफ द कस्टर्ड जो है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन जो वाला जो वर्क है, ये ऑग्डन नैश के द्वारा लिखी गई है। तो ह्यूमरस बिसाइड सर, ये देखो ये इसमें हमने जो है इसका नाम जो है वो नहीं दिया राइटर वो इसका वर्क का, ये यही गलती में हमने भी कर दी। द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन कुछ ऐसी नाम है ना इसका, क्या नाम है इसका? एक मिनट में जरा इसका नाम पढ़ लूँ भाई क्या है। आप भी सोच रहे होंगे मैडम भी नाम भूल जाती हैं, क्या करें नाम भूल जाते हैं बीच बीच में। ये है पोयम है टेंथ में है शायद ये। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये है ऑग्डन नैश की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये इसकी जो है ये मैं इसको यहां पर लिख देती हूं, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था कि इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बिसाइड्स हर 4 पेट्स व्हाट डिड बेलिंडा पजेस। इसमें जो है ये दिखाया है बेलिंडा नाम की एक लड़की है, उसके 4 पेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कावर्ड है वो है कस्टर्ड एक ड्रैगन, और सब उसको छेड़ते रहते हैं, सब उसकी मजाक उड़ाते रहते हैं, और वो जो है ना बहुत मतलब वो हमेशा कहता रहता है मुझे बड़ा केज दो। एक दिन एक जो पायरेट है उसके दोनों हाथों में जो है वो गन्स हैं, और दांत में उसने एक वो दबाई हुई है, एक नाइफ दबाया हुआ है, और वो एंटर करता है, और तब सारे के सारे जो पेट्स हैं वो घबरा जाते हैं। सिर्फ कस्टर्ड जो है वो उसको ऐसे घेरता है जैसे कि वो जो है वॉर्म की तरह, और उसको बिना मौका दिए निगल जाता है। तो सारे के सारे कहते हैं, पहले तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं कस्टर्ड की, फिर उसके बाद करते हैं हैड वी बीन गिवन द चांस, हैड वी बीन नॉट नर्वस, वी वुड हैव डन फार बेटर। तो वो कहता है हाँ हाँ सब सही कह रहे हो, वो फिर दोबारा से अपने उसी रूप में जो है वो स्लिप ऑन हो जाता है जैसा वो कावर्ड था, ऑल्दो कि ही शोड ब्रेवरी एट द राइट टाइम बट अगेन ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज। तो ये है that is besides her 4 pets in the tale of Custard the dragon, Belinda possessed a white ball. That's a white ball. ये सारे questions उसी के ही हैं। Who was Percival? That was a timid soldier. That was a timid soldier. He went at the pirate like a robin at a worm. Why was this comparison being used here? Just like the robin catches the worm, Custard attacked the pirate after careful observation. Custard attacked the pirate without delay. Custard attacked the pirate valorously. Custard attacked the pirate stealthily. तो Custard ने pirate को without delay जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है। Who lived with Belinda? Her father, her mother, her pets. ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर है हर पेट्स, बेलिंडा के साथ उसके पेट्स जो है वो रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ 28. व्हाट डिड द अदर एनिमल व्हाट डिड द अदर एनिमल मेक फन ऑफ द ड्रैगन? Why did होना चाहिए, why did the other animal make fun of the dragon? For his cowardice, for his small size, for his big mouth, all of the above. वो उसका मजाक जो है बनाते थे उसकी कायरता, ड्रैगन कस्टर्ड द ड्रैगन की कायरता की वजह से। ये जो पोयम है ये एक बैलेड है,
दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड. ये एक कहानी है. एक बैलेड होता है जो गीत के माध्यम से कहानी कही जाती है. तो दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड. What was the pirate doing? Pirate क्या कर रहा था? तो he was dancing a zig. He ran to kill Ink and Blink. He tried to fight with Mustard. ये Mustard dog का नाम है, kitten है, ये इस तरीके से है. तो he was trying to get into the house by climbing through a window. तो जो pirate है वो विंडो के थ्रू घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. दोनों हाथों में गन्स और दांत में जो है वो दबाकर चाकू. तो ये तो 30 क्वेश्चंस थे जो रैंडमली मैंने पिक करे थे और मुझे अच्छे लगे. मतलब ये चैप्टर्स मैंने लिए, इनके राइटर्स मैंने देखे और इन पे क्वेश्चंस मैंने बनाए. ठीक है जी. तो मिले जुले क्वेश्चंस थे. और अब इसके बाद मैं MCQs ऑन कोहेसिव डिवाइसेस ले रही हूँ. अगर आपने इससे पहले देखो 2-3 दिन पहले मैंने कोहेसिव डिवाइसेस करवाए थे तो उसमें बताया था कोहेसिव डिवाइसेस का मतलब होता है कि जब हम सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, कोहेजन का यूज़ करते हैं टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. और उसमें कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस ये सारे होते हैं. तो उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि 10 क्वेश्चन अब करा रही हूँ, 10 क्वेश्चन बाद में कराऊंगी. यही वो 10 क्वेश्चन हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज टू सिग्नल रिलेशन इन टाइम. तो कोहेसिव डिवाइसेज ना अलग अलग टाइम के हिसाब से कौन सी होती है. और जैसे एडवर्ब्स में होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर. कंजंक्शन जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और सब अलग अलग तरीके से जो चीज़ें बताते हैं, कंट्रास्ट बताते हैं. तो यहीं पर ये चीज़ें जो है हमें बताना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज टू सिग्नल रिलेशन इन टाइम? बट, फाइनली, हेंस, लाइकवाइज. तो इसमें है फाइनली क्योंकि ये जो है ये कोहेसिव डिवाइस टाइम है, फाइनली और लास्ट, एट लास्ट, ये सारे के सारे समय को बताते हैं. तो ये कोहेसिव डिवाइस का है फाइनली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज टू सिग्नल सिमिलैरिटी. जो एक जैसा दिखाने के, नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट. तो ना केवल मास्टर बल्कि सर्वेंट भी. तो जो सिमिलैरिटी बताने के लिए कोहेसिव डिवाइस यूज होती है वो इनमें से कौन सी होगी? ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज यूज टू सिग्नल डिफरेंस. जो अंतर बताती है. बिफोर, बट, हेंस, लाइकवाइज. ही इज इंटेलिजेंट बट रूड. तो जो डिफरेंस बताती है, कंट्रास्ट बताती है, वो कौन सी है? दैट्स बट. Which of the following cohesive devices is used to signal consequences? यानी कि परिणाम बताने वाली कौन सी है? तो वो आप सामने ये देख रहे हैं. also, as a result, equally, shortly. तो ये है as a परिणाम स्वरूप, as a result. Which of the following is not an example of a cohesive device? Accordingly, consequently, gracefully, subsequently. ये सारे के accordingly, consequently, subsequently ये सब cohesive devices है, सिर्फ gracefully को छोड़कर कि ये adverb of manner है, ये cohesion के लिए use नहीं करा जाता. अफ्रीका वॉज वंस अ ग्रेट कॉन्टिनेंट डैश इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 रीजन. मान लीजिए यहाँ पर हमें कोहेजन का यूज करना है. तो अफ्रीका वॉज वंस अ ग्रेट कॉन्टिनेंट डैश इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 रीजन. एक बार ग्रेट कॉन्टिनेंट था बिफोर इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 रीजन. 5 रीजन्स में डिवाइड होने से पहले वॉज आया हुआ है और इससे जब मतलब इट वॉज डिवाइडेड जब 5 रीजन्स में डिवाइड होने से पहले. सिमिलरली देयरफॉर इट वॉज डिवाइडेड इनटू. अफ्रीका वॉज वंस बिफोर इट वॉज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स. 5 रीजन्स में डिवाइड होने से पहले ही बड़ा होगा. 5 रीजन में डिवाइड होने जाने के बाद तो बड़ा रहने का नहीं. At the end of the World War II, decolonization of Africa took place. Drastic changes of government. जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ पे हमें cohesive device भरनी है. Drastic changes of government occurred as independent states were being implemented and established. कि अब यहाँ देखिए at the end of the World War II, decolonization of Africa took place. फिर क्या हुआ? इसका as a result drastic changes of government. भाई वर्ल्ड वॉर के बाद और डीकॉलोनाइजेशन हुआ
अफ्रीका का हुआ। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस आए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी और जो एस्टैब्लिश हुई। तो एज अ रिजल्ट कि क्यों आई, डीकॉलोनाइजेशन की वजह से, तो इसलिए आएगा एज अ रिजल्ट। ये कोहेसिव डिवाइसेस भरनी है यहाँ पे। These changes in Africa brought massive confusion among people. There were prevalent conflicts organized by revolutionists in the areas of the northern and sub-Saharan colonies. ठीक है, तो इसमें यहाँ देखिए, these changes in Africa brought massive confusion among people. From then on there were prevalent conflicts अब आप यहाँ पे देखिए कि likewise once again similarly नहीं, from तब से, तो तब से कोई जो है कोहेसिव डिवाइस यहाँ पे यूज होगी कि उसके बाद से, किसी चीज को कंटिन्यूटी में बताने के लिए फ्रॉम देन ऑन। Cuisine in Africa is a combination of fruit, milk and meat products. The 5 regions of the continent have the same recipes for African food which are handed down through the generations long before it was divided. तो ये देखिए यहाँ जहाँ कॉमा लग रहा है वहाँ हमें कोहेसिव डिवाइस भरनी है। Cuisine in Africa is a combination of fruit, milk and meat products. Dash the 5 regions of the combination. अब यहाँ पर इस समय the 5 regions of the continent have the same recipes for African food which were handed down through the generation long before it was divided. तो ये जो है, तो प्रेजेंटली द 5 रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव द सेम रेसिपीज। तो इस समय जो जब डिवाइड नहीं हुआ था तब से जो है वही चल रही हैं। तो ऑल्दो अगर होता तो हालांकि जो है होता, सिमिलरली किसी चीज़ को किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, देयरफॉर तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा कि एट प्रेजेंट जो हम बता रहे हैं, प्रेजेंटली द 5 रीजन्स ऑफ द कि कुजीन इन अफ्रीका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि जो अफ्रीका में फ्रूट, मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो जितने भी आज के समय में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सेम रेसिपीज हैं। तो यहाँ आएगा प्रेजेंटली। In North Africa, the people show their pride in their embroidery that are individually hand-sewn, creating a culturally intricate design. Western fashion in South African region. In North Africa, immediately एकदम से एक तुरंत बाद, likewise thus whereas. So in North Africa, thus the people in North Africa, the people show their pride in their embroidery that are individually hand sewn, creating a culturally intricate design. Western fashion in South African region. तो यहाँ पर है, यहाँ जो हमें लगानी है, जो कोहेसिव डिवाइस लगाने, मैंने बताया था आपको कि कॉमा के बाद जो है लगाइए। नहीं, यहाँ कॉमा के बाद नहीं लगेगा क्योंकि अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है तो वहां पर हम कॉमा ही लगाते हैं। यहां आएगा लाइकवाइज बिसाइड्स के तरह, लाइकवाइज वेस्टर्न फैशन इन साउथ अफ्रीकन रीजन। तो ये थे यहाँ पर इसके जो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए। अब यहाँ पर आप यहाँ से 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। मैं एक बार चेक कर रही थी कि ये ठीक है, मतलब मुझे, क्योंकि इसके आंसर्स मेरे पास भी नहीं है, मैंने कोहेसिव डिवाइसेस का अपना पूरा अध्ययन करने के बाद ही इसको करा है, तो इसको फिर भी मैं चेक करना चाहिए, तो इसको मैं एक बार देख रही थी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही था। ये 40 क्वेश्चंस जो है करवाए गए हैं, जिसमें से रैंडमली सिलेक्ट करे हुए कुछ क्वेश्चंस थे लिटरेचर के, जिसमें 6, 7, 8, 10th जो चैप्टर मुझे, मतलब मैंने सिलेबस देख रही थी और सिलेबस में जहाँ पर मुझे लगा चलो इसको देखती हूँ, तो उसका जो मुझे राइटर का वर्क अच्छा लगा तो मैंने देखा, उस पर क्वेश्चन बना लिए, फिर उसके बाद मैंने रैंडमली पिक करे हैं। और
आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। और एक तरीके से मैं आपको केवल एक चीज़ ये बता रही हूँ कि देखिए वो जो एग्ज़ाम था दैट वाज डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में और ओपन रिक्रूटमेंट में बहुत फ़र्क होता है। ओपन रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें आपने अगर उनका पीजीटी का एग्ज़ाम का लेवल देखा है तो ऑब्वियसली वो ओपन रिक्रूटमेंट में अगर उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल लिखा हुआ है तो ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने इनके वर्क से और उनसे संबंधित लिए हैं। तो एक ये मैं आप लोगों को एक लाइन ऑफ थिंकिंग जो है वो दे रही हूँ कि अगर आप कोई भी राइटर पढ़ रहे हैं, कोई भी जब आपने एनसीईआरटी की भाई आप एक चीज़ तो मानेंगे कि इस समय जो लोग भी पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट आपको सभी लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि वो अवेलेबल है, उसकी समरी इजीली अवेलेबल। अब इतने पेन्स कौन लेगा यार कि पहले राइटर को खोलो उसके क्वेश्चन अपने आप लिखो। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग मैंने आपको दिया कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसके राइटर पे जो मेन पॉइंट्स हैं दो तीन वो जरूर देख लें। उससे जो है आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और उन 2-3 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए अगर उतना ही आसान पेपर आ जाता है जितना डिपार्टमेंटल है तो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अगर लेवल पीजीटी जैसा आ जाता है, मतलब उसमें 20 के करीब ही क्वेश्चंस दिए हैं लेकिन उनका लेवल बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली जो है कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। तो ये मैं आप लोगों को लाइन ऑफ थिंकिंग मैंने आपको दी है, बाकी जैसा आप लोग ठीक समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।